प्रिय विद्यार्थियों, अव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पाठ्यपुस्तक है ये आपके कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो पाठ्यपुस्तक है इस पाठ्यपुस्तक में से 10 अंक का जो टॉपिक है वो आपके प्रश्न पत्र में बोर्ड के में आता है। यहाँ आपके लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में जो छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उनमें इन 10 अंकों का बड़ा योगदान रहता है। और कई बार जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों के अंतर्गत अटक जाते हैं और इन प्रश्नों को गलत करके आते हैं। तो आपको अव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पाठ्यपुस्तक है इसके अंतर्गत हमने आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 9 वीडियोस बनाए हैं, जो भी आपका पूरा के पूरा पाठ्यक्रम को समेटता है। तो यहाँ विद्यार्थियों, हमने पिछले 8 वीडियो हम देख चुके हैं, ये 9वां वीडियो और इस अव्यक्ति और माध्यम का आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अंतिम वीडियो रहेगा। तो यहाँ जितने भी वीडियो हमने पहले डाले हैं उनकी PDF डाली है, उनको अच्छी तरह से आप पढ़ें, बार बार उनका अध्ययन करें ताकि कोई भी प्रश्न आपका अव्यक्ति और माध्यम से गलत नहीं जाए। आज जो टॉपिक बचा है वो कहानी कैसे लिखें, यानी कि कैसे लिखें कहानी, अर्थात कहानी की रचना प्रक्रिया जो है उससे संबंधित ये पाठ आपका है। हालांकि नाटक है, कहानी है, कविता है, इन तीनों को मिलाकर के 3 अंक आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अंक भार के रूप में दिए हुए हैं। तो यहाँ हमने पिछले वीडियोस में कविता को पढ़ा, नाटक को पढ़ा, आज हम पढ़ रहे हैं अंतिम पाठ के रूप में कहानी। तो विद्यार्थियों, देखते हैं कहानी क्या है, कहानी के प्रमुख घटक या प्रमुख तत्व क्या हैं, अच्छी कहानी हम कैसे लिख सकते हैं, किन किन चीज़ों का प्रभाव कहानी के ऊपर पड़ता है, कहानी का क्या इतिहास रहा, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, एक जो परिभाषा है, जो नपी-तुली परिभाषा है, वो पूरे के पूरे कहानी के कलेवर को व्यक्त करने में समर्थ होती है। वो आपकी इस प्रकार से हो सकती है, डायरेक्ट परिभाषा आ सकती है, या पूछा जा सकता है कि ये विशेषता किसकी है। तो यहाँ विद्यार्थियों हम देखते हैं कि कहानी क्या है। तो उसमें देखेंगे किसी घटना, पात्र या समस्या, 3 चीजें हैं। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, यानी कि एक सीरियल से चलती है ये, क्रमबद्ध यानी कि क्रम से जुड़ी हुई, क्रमबद्ध ब्यौरा यानी कि उसका वर्णन, जिसमें क्या हो, प्रवेश हो। अब चौथी चीज जुड़ गई है इसमें, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें प्रवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो। द्वंद्व कहते हैं विद्यार्थियों अड़चन को, और एक तरह से हम पहले महाभारत कालीन उसमें आपने वीडियोस देखे होंगे महाभारत के, तो उसमें द्वंद्व युद्ध के रूप में जाना जाता था। एक द्वंद्व समास भी है जो 2 को सूचित करता है, तो जैसे माता और पिता, माता पिता, तो उसमें द्वंद्व जो है वो होना जरूरी है, विरोध उसमें होना जरूरी है। तो द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो। अब कथा जो जिस रूप में चल रही है उसका जो विकास है उस कथा का वो क्रमिक रूप से, क्रम से होता हो, और चरमोत्कर्ष हो, क्लाइमैक्स हो। चरमोत्कर्ष कहते हैं विद्यार्थियों किसी भी विषय वस्तु का जो सार है उसका जो अंतिम रूप, जो शिक्षा हमें प्रदान करता है, उसका अंतिम भाग जो है वहां से हमें चरमोत्कर्ष यानी कि क्लाइमैक्स की प्राप्ति होती है। तो ये चीजें होती हैं, उसे कहानी कहते हैं। दोबारा से देखेंगे कहानी क्या है। किसी घटना, पात्र, समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें प्रवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरमोत्कर्ष हो, उसे कहानी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले कहानी के बारे में हमने देखा कि कहानी की आखिर क्या क्या परिभाषा होती है, और इस परिभाषा के माध्यम से ही हमने 8-7 बिंदुओं को देखा जो कहानी को निर्मित करने में, कहानी को बनाने में जो सहायक तत्व हैं उनके रूप में वो उपस्थित होते हैं। विद्यार्थियों, अब देखते हैं कहानी का इतिहास क्या है। द हिस्ट्री ऑफ ए स्टोरी, यानी कि एक कहानी का इतिहास क्या है। ये जो कहानी की परंपरा है आज हम
देखते आए हैं, विभिन्न जो पाठ्य पुस्तकें हैं, विभिन्न कक्षाएं हैं, उनका एक हिस्सा होती है। छोटी कक्षाओं में कहानी याद करनी होती है और उससे हमें वर्णन करके लिखना होता है। तो यहाँ जो ये कहानी की परंपरा यहाँ तक पहुँची है, उसका इतिहास क्या रहा है, पहले कहानी किस प्रकार से कही जाती थी, सुनी जाती थी, और धीरे धीरे जो वर्तमान रूप है उस तक वो कैसे पहुंची है। तो ये होगा कहानी का इतिहास, जिसमें हम देखते हैं कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है, कितना, जितना कि मानव इतिहास। अर्थात कहानी का विकास इस रूप में हुआ है जिस रूप में मानव का विकास हुआ है। तो कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास होता है। कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा रही है। जहाँ जहाँ प्रकृति है, प्रकृति निर्मित हुई है, उसी के साथ साथ कहानी की जो परंपरा है वो चलती आई है। प्रारंभ में जो कथावाचक है, जो कहानियाँ कहने वाले थे, वो कहानियाँ कहने और सुनने लगे हैं। तो कहने लगे और सुनने लगे, लोगों ने भी उन्हें सुनने में रुचि दिखाई है, यानी कि रुचि जागृत करने का काम ही कहानी करती है। तो पहले के जो कथावाचक है वो कहानी कहते थे मौखिक परंपरा में, और सुनने का काम वो करते थे, और इस परंपरा के विकसित होने से लोगों ने इस कहानी विधा के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। धीरे धीरे कहानी के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, जो आज इस मुकाम तक आ पहुंचा है, जिस रूप में आज कहानी प्रचलित है। विद्यार्थियों, एक प्रश्न और आता है कि प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता का क्या कारण था। केवल मौखिक रूप में ही कहानी पहले उपस्थित थी, तो मौखिक रूप में ही कहानियाँ प्रचलित थीं, तो क्या ऐसी लोकप्रियता उनकी हुई? उसका कुछ न कुछ कारण तो हुए होंगे कि एक मौखिक रूप से कोई कहानी कह रहा है, फिर भी वो विधा है वो इतनी लोकप्रिय हुई है, तो उसका कोई न कोई कारण है। तो यहाँ कारण जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है विद्यार्थियों की प्राचीन काल में और संचार का कोई माध्यम नहीं होता था। कथावाचक क्या करता था, मौखिक कहानियों द्वारा अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाता था। केवल मौखिक परंपरा, वाचिक परंपरा में ये कहानी उपस्थित थी। कथाकार जो था, कथावाचक जो था, वो मौखिक कहानियों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता था। अब इसमें धर्म प्रचारक भी थे, जो अपने अपने धर्मों का प्रचार करने वाले थे। ऐसे धर्म प्रचारकों ने अपने विचारों को या अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने में कहानी के माध्यम को चुना। यानी कि अपने जो भी धर्म प्रचारक हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों तक जिस रूप में पहुंचाया अपने विचारों को, सिद्धांतों को, तो वो कहानी के रूप में पहुंचाया, क्योंकि एक रुचि पैदा करने वाला ये टॉपिक कहानी है। कहानी सरल माध्यम है जो अधिक से अधिक जन समूह तक आसानी से पहुंच सकता है, यानी कि रुचि पैदा करके अधिक से अधिक लोगों तक ये कहानी का माध्यम पहुंच सकता है। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है कहानी विधा के अंतर्गत, कहानी की रचना प्रक्रिया के अंतर्गत, वो आता है विद्यार्थियों कि कहानी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, या कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। उन तत्वों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ होने को और हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख तत्वों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 8 तत्वों को यहाँ पर लिया है। तो यहाँ कौन कौन से तत्व हैं जो कहानी को प्रभावित करते हैं, जिनसे मिलकर के कहानी बनती है और जिनकी समाविष्टि उसमें होती है। तो सबसे पहले लेंगे विद्यार्थियों कथानक, यानी कि उस कथा जो कहानी हम कह रहे हैं या सुनने रहे हैं या देख रहे हैं, उसकी कोई ना कोई कथा तो होगी। तो कथानक या कथ्य पहला इसका तत्व है, पहला इस कहानी का घटक होता है। दूसरा है विद्यार्थियों संवाद, डायलॉग। एक पात्र दूसरे पात्र से अपनी बात कहता है और दूसरा पात्र उसी का जवाब देने के लिए अपनी बातों को कहता है, तो ये विद्यार्थियों संवाद होगा। आपने देखा था नाटक में भी संवाद होते हैं, तो यहाँ कहानी का एक प्रमुख घटक भी संवाद होता है। तो यहाँ 2 घटक हुए हैं, एक तो है विद्यार्थियों कथानक, दूसरा है संवाद, तीसरा है पात्र या चरित्र चित्रण। उसमें कहानी में पात्रों का होना आवश्यक है, उनका चरित्र ही उन पात्रों के बोले गए शब्दों के माध्यम से वर्णित होता है। तो यहाँ तीसरा जो इसका कहानी का प्रमुख घटक या तत्व होगा वो होगा विद्यार्थियों पात्र या चरित्र चित्रण। चौथे जो घटक की बात करते हैं तो उद्देश्य इस कहानी का प्रमुख घटक है। तो उद्देश्य विद्यार्थियों, प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य निश्चित होता है, निहित होता है। अगला है विद्यार्थियों घटक देश काल परिस्थिति और स्थान। देश काल परिस्थिति, कैसा परिवेश था उस समय,
कौन कौन सी परिस्थितियां रहीं, उन परिस्थितियों को लेकर के हमने कहानी की किसी कहानीकार ने रचना की है। तो वो जो कहानी की जो रचना है वो उस देश काल परिस्थिति या स्थान पर भी निर्भर करती है। यहाँ विद्यार्थियों अगला टॉपिक है, इसमें अगला जो घटक है वो द्वंद्व के रूप में आता है। द्वंद्व एक तरह से विरोधाभास है और कोई भी कार्य होता है उस कार्य को रोकने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है, एक तरह से झगड़ा। तो द्वंद्व जो है वो भी उस कहानी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगला है विद्यार्थी चरमोत्कर्ष, यानी कि क्लाइमैक्स, जो आप पहले इसको थोड़ा सा समझ चुके हैं। तो क्लाइमैक्स जो होता है वो किसी भी विधा के अंत में पाया जाता है। तो यहाँ कहानी के अंत में पाए जाने वाला जो सार है और क्या वो शिक्षा प्रदान करेगी कहानी, तो वो उसमें चरमोत्कर्ष होता है। एक विद्यार्थियों कहानी का एक प्रमुख घटक कल्पना भी होता है, इमेज, यानी कि जो भी कहानीकार है वो बहुत सी कहानियों को जो निर्मित देता है वो कल्पना के माध्यम से देता है। उसने किसी माहौल को देखा और उस माहौल को देख करके अपने विचारों से अपने कल्पना करके पात्रों को निर्मित करके वातावरण के अनुसार और उसने कल्पना के माध्यम से कहानी को बना दिया। तो यहाँ कल्पना का होना भी इसमें आवश्यक है। अब एक एक घटक का थोड़ा थोड़ा विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे कि इनके घटक ही प्रमुख हैं कहानी विधा में। तो आखिर कथानक क्या है? बहुत से प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न इन शब्दों, इन वाक्यों के माध्यम से आपके निकल सकते हैं। तो विद्यार्थी पहला देखते हैं कथानक। कथानक विद्यार्थियों कहानी का केंद्रीय बिंदु है। केंद्रीय बिंदु का मतलब ये हुआ कि कहानी के मूल में जो चीज होती है वो कथानक होता है, क्योंकि कथानक का अर्थ ही कहानी होता है। तो यहाँ जितने भी पात्र हैं, जितना भी परिवेश है, उस कथानक के चारों तरफ घूमता है और उस कथानक के आधार पर ही वो कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है। कथानक आखिर है क्या? कथानक के बारे में ही डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। तो कथानक क्या है? कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है। वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक एक कहानी कि सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। यानी कि कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं का और पात्रों का क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है। एक प्रश्न ऐसा भी आता है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा किसे कहते हैं? जब हम कोई मकान बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं, तो पहले जो ठेकेदार होता है, जो निर्मित करने वाला होता है कि हमें कैसा डिजाइन का चाहिए, तो उससे पहले वो नक्शा बनाता है। तो कहानी का जो प्रारंभिक नक्शा है वो कथानक हुआ करता है। कहानी के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ होता है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है। तो कहानी के 3 भाग, प्रारंभ, मध्य और अंत। कहानीकार कथानक के एक सूत्र के आधार पर कथा को विस्तार देता है, इसमें क्रमिकता पाई जाती है। ये हुआ कथानक। दूसरा पढ़ते हैं विद्यार्थियों, इसका जो प्रमुख घटक है वो होगा संवाद। जैसा कि नाटक में देखा, संवादों की महती भूमिका रहती है नाटक में। तो संवाद के बिना किसी पात्र की कल्पना की नहीं की जा सकती, क्योंकि संवादों को कहने का काम, संवादों को अभिव्यक्त करने का काम कौन करेंगे? पात्र। तो संवाद के बिना पात्र की कल्पना की नहीं की जा सकती और कहानी में पात्रों का होना जरूरी है। इसलिए संवाद के बिना पात्र की कल्पना नहीं कर सकते। संवाद ही कहानी को गति देते हैं, यानी कि गति देने का जो काम करते हैं संवाद देते हैं। जो घटनाएं कहानीकार दिखा नहीं सकता, जिन घटनाओं को कहानीकार दिखा नहीं सकता, उससे संवादों के माध्यम से ही वो सामने लाता है। जैसे कोई किसी कहानी में चित्रण है कि कोई नदी में डूब गया है या कुल्हाड़ी नदी में डूब गई है, तो वहाँ कहानी कहते हुए वो पात्रों को दिखा नहीं सकता, इस प्रकार के परिवेश को वहाँ निर्मित नहीं कर सकता। तो उसी आधार पर वो उन संवादों के माध्यम से ही वो उस कथा को, उस स्थिति को सामने लाता है। तो ये संवादों की उपयोगिता है कहानी के अंतर्गत। तीसरा पढ़ते हैं विद्यार्थी, पात्र या चरित्र चित्रण। बिना पात्रों के कोई कहानी निर्मित नहीं हो सकती, हमने पढ़ लिया है। तो कहानी में पात्रों का विशेष स्थान होता है, क्योंकि प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप होता है, अपना स्वभाव होता है और अपना उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा, जो कहानी कहने वाला है या कहानी को निर्मित करने वाला है, उसको बनाने वाला है, यदि उसके मन में विभिन्न पात्र, जो भी उस कहानी में उपलब्ध पात्र हैं, उनका जितना स्वरूप स्पष्ट होगा,
वह उतनी ही आसानी से पात्रों के चरित्र चित्रण को कर सकेगा, उनके संवादों को लिख सकेगा। पात्रों का अध्ययन कहानी की महत्वपूर्ण तथा बुनियादी शर्त है, यानी कि कहानीकार को पात्रों का अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि पात्रों का अध्ययन कहानी की महत्वपूर्ण तथा बुनियादी शर्त है। अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगले घटक की कहानी का जो अगला घटक है विद्यार्थियों, वह है द्वंद्व। अब इस द्वंद्व को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी का ये बुनियादी तत्व है, आधारभूत तत्व है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। अब कथानक आपको निश्चित कर दिया गया, लेकिन वो कथानक बढ़ेगा कैसे आगे, तो उसमें एक द्वंद्व की स्थिति आती है। तो द्वंद्व जैसे ही समाप्त होता है तो कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी को दिशा देने वाला, गति देने वाला जो स्थिति है, जो घटक है, वो द्वंद्व कहलाता है। ये द्वंद्व दो विरोधी तत्वों के टकराव, दो विरोधी तत्व होते हैं। एक नायक होता है, एक प्रतिनायक होता है, यानी कि हीरो होता है, विलेन होता है। ये जो दोनों विरोधी तत्व हैं, तो द्वंद्व दो विरोधी तत्वों के टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं के कारण पैदा होता है। तो ये द्वंद्व की स्थिति रहती है। कहानीकार अपनी कहानी के कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट करेगा, यानी कि कहानी में द्वंद्व के बिंदु जितने स्पष्ट होंगे कहानीकार के द्वारा, कहानी भी सरलता से उतनी ही आगे बढ़ेगी। कहानी में द्वंद्व के तत्व कहानी को रोचक बनाए रखते हैं, उनसे रुचि पैदा होती है, उस कहानी में रोचकता की स्थिति आती है। अगला विद्यार्थी इसमें जो तत्व आता है, कहानी का घटक आता है, वो होता है उद्देश्य। कहानी लोगों को जल्दी प्रभावित कर लेती है, क्योंकि सभी विधाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली, रुचि पैदा करने वाली जो स्थिति है, जो विधा है विद्यार्थियों, वो कहानी होती है। तो कहानी लोगों को जल्दी प्रभावित कर लेती है। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य निश्चित होता है। जैसे कि हम कहानी की स्थिति देखते हैं, प्राचीन काल में एक पंचतंत्र नाम आता है, तो उसमें विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई पशु पक्षियों को आधार बना करके कुछ कहानियां हैं। बहुत सी कहानियां हैं कि उसमें पेड़ भी बोलता है, पशु भी बोलते हैं, वो आपस में उनकी स्थिति को, उस परिवेश को इंगित करने वाले होते हैं। तो यहाँ पंचतंत्र के द्वारा शिक्षा देने हेतु कहानी का प्रयोग किया जाने लगा। अगला देखते हैं देशकाल, परिस्थिति और स्थान। प्रत्येक घटना, पात्र, समस्या का अपना देशकाल होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देशकाल और स्थान को पूरी तरह से समझ लेता है, क्योंकि यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये प्रश्न भी आएगा कि कहानी की रोचकता, कहानी की प्रामाणिकता किस बिंदु के आधार पर निर्मित होती है, तो वो होता है विद्यार्थियों देशकाल, परिस्थिति, वातावरण या स्थान। अब अगला जो घटक होता है विद्यार्थी, वह होता है क्लाइमैक्स, यानी कि चरमोत्कर्ष। कथानक के अनुसार कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, क्योंकि अंतिम रूप तक उसे कहानी को पहुंचना है। अच्छा चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने हेतु मजबूर करता है और लेखकीय पक्षधर होने की ओर प्रेरित करता है। यानी कि किसी भी कहानी का जो चरमोत्कर्ष है, उसकी उपयोगिता ये है कि वो चरमोत्कर्ष इतना प्रभावी होता है, क्योंकि इसका एंड बहुत प्रभावी होता है, और वो लेखक जो चाहता है वो अपने अनुसार पाठकों में ऐसी रुचि उत्पन्न करता है कि वो जो लेखक चाह रहा है उसी पक्षधर वो जो पढ़ने वाले हैं, पाठक हैं, वो हो जाते हैं, और जो पाठक है वो स्वयं सोचने के लिए मजबूर होता है। चरमोत्कर्ष का चित्रण ध्यानपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भावों, पात्रों के अलावा अव्यक्ति चरमोत्कर्ष के प्रभाव को कम कर देती है। इसलिए चरमोत्कर्ष की तरफ अधिक ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों एक तत्व, एक घटक और आता है कल्पना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि बहुत सी कहानियों की जो स्थिति है, बहुत सी कहानियों का जो निर्माण है वो कल्पना के आधार पर किया जाता है। तो कथाकार कल्पना द्वारा कहानी को विस्तार देता है। मनुष्य वह सब सुनना चाहता है, करना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। यह सब कल्पना से ही संभव है। अब ऐसे ऐसे तत्वों को उपस्थित करेगा कहानीकार जो व्यक्तियों को सुनने में अच्छे लगे, जो कार्य करने में अच्छे लगे, तो वहाँ विद्यार्थियों कल्पना का सहारा लिया जाता है। अब यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों कि आखिर अभी हमने देखा था कि संवाद नाटक में भी होते हैं, पात्र नाटक में भी होते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें वो कहानी और नाटक में समानताएं उपस्थित करती हैं, अर्थात कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं, इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है। तो इसमें हमने 6 विशेषताएं ली हैं, तो 6 विशेषताएं दोनों की हैं, नाटक की भी हैं और कहानी की भी हैं। तो दोनों में देखते हैं क्या क्या समानताएं हैं। पहला है दोनों ही गद्य की विधा हैं,
जैसे कि आप देखते हैं गद्य की विभिन्न विधाएं होती हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है, ये सभी क्या हैं, नाटक है, तो ये सब एकांकी है, ये सभी क्या हैं, गद्य की विधाएं हैं। इसलिए दोनों ही जो कहानी और नाटक हैं दोनों ही गद्य की विधाएं हैं। पहली जो समानता है वो इस प्रकार से हुई। दूसरी है दोनों का केंद्र बिंदु कथानक होता है। दोनों ही जो विधाएं हैं वो केंद्र बिंदु में किसे लेकर के चलती हैं, कथानक को लेकर के वो चलती हैं। दोनों में ही पात्रों की उपस्थिति रहती है। दोनों में परिवेश का होना आवश्यक है, जैसा कि हमने देखा देश काल परिस्थिति स्थान, तो परिवेश उसमें, वातावरण उसमें होना चाहिए। दोनों में संवाद होते हैं। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्व है एक नाटक का संवाद, उसी प्रकार से संवादों की स्थिति किसमें रहती है, कहानी में भी हुआ करती है। तो दोनों में संवाद होते हैं और दोनों में अंत में क्या आता है, चरमोत्कर्ष भी आता है। यहाँ विद्यार्थी एक चीज और है कि कहानी लेखन के क्षेत्र क्या हैं, कहानी लेखन के विषय क्या हो सकते हैं। तो उसमें देखते हैं या तो कहानी लेखन का विषय वास्तविक घटनाएं होती हैं या किस्से होते हैं, या काल्पनिक घटनाएं भी कहानी लेखन के क्षेत्र हो सकते हैं, और ऐतिहासिक घटनाएं भी कहानी लेखन के क्षेत्र हो सकते हैं, कहानी लेखन के विषय हो सकते हैं। 3 चीजें छोटी छोटी बिंदुओं के हमने निर्धारित किए हैं, वो भी आपको समझने हैं। लेखक पात्रों के बारे में खुद ने बोलकर, यानी कि लेखक जो है वो पात्रों के बारे में खुद नहीं बोल रहा है, और उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से चरित्र को सशक्त बनाता है। यानी कि खुद नहीं बोलेगा, पात्र स्वयं बोलेंगे, और उनके जो क्रियाकलाप हैं उनके माध्यम से, यानी कि ऐसी रुचि वो उत्पन्न कर देगा, ऐसा उसमें बिंब वो निर्धारित कर देगा कि स्वयं ने बोलकर उन पात्रों की जो क्रियाकलाप और संवाद हैं उसके माध्यम से क्या है, चरित्र पात्रों का क्या बनता है, सशक्त बनता है, मजबूत बनता है। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या है? सबसे जो सरल सवाल आएगा इस प्रकार से आपको कि कहानी लेखन का सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है, कि आपको अच्छी कहानियां पढ़नी है। कहानी अच्छी लिखने के लिए आपको क्या करना है, पहले अच्छी अच्छी कहानियां आपको पढ़नी है, और आप देख पाएंगे कि कैसी कहानी अच्छी होती है। उसमें जिस परिवेशीय शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसमें तत्सम शब्दों का कहाँ प्रयोग हो रहा है, और कहाँ उसमें रुचि उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो है। इसलिए अच्छी कहानी लिखने के लिए अच्छी अच्छी कहानियां भी पढ़नी होती हैं। एक चीज जो हम पहले देख चुके हैं वो भी है कि कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देशकाल, वातावरण और स्थान को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये था विद्यार्थियों आपका कहानी की रचना प्रक्रिया, कैसे लिखें कहानी, इससे संबंधित आपको प्रत्येक जो बिंदु है वो आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। आप अब अभिव्यक्ति और माध्यम का ये जो जितने भी वीडियोस बना सके वो आपको प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आप बने रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। आप अपनी पढ़ाई को अंजाम देते रहिए, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करते रहिए, बार बार अभ्यास करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।